जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम का एक मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि एनसीसी का मोटो क्या है। तो एनसीसी का मतलब होता है नेशनल कैडेट कोर और इसका जो मोटो होता है वो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1948 के अंदर हुई थी। 1948 के अंदर 1948 में हुई थी एनसीसी की स्थापना। हृदयनाथ कुंजरू जी की कमेटी के तहत एनसीसी की स्थापना 1948 के अंदर हुई थी। अगर पूछा जाता है एनसीसी में गर्ल्स विंग कब आई थी, तो 1949 में एनसीसी के अंदर गर्ल्स विंग आई थी। 1950 के अंदर एनसीसी के अंदर एयर विंग आई थी और 1952 के अंदर एनसीसी के अंदर नवल विंग की स्थापना हुई थी। एनसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो चाहे आपसे आर्मी के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, नेवी के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं या एनसीसी के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, सभी का एक ही सही जवाब है और वो सही जवाब है नई दिल्ली। कि एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो वहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीसी के झंडे में कितने रंग होते हैं। तो एनसीसी का जो झंडा होता है उसके झंडे में कितने रंग होते हैं। एनसीसी के झंडे के अंदर 3 रंग होते हैं। वे 3 रंग है लाल रंग, गहरा नीला रंग और हल्का नीला रंग। लाल रंग जो है वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, गहरा नीला रंग इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करता है और हल्का नीला रंग इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि लाल रंग आर्मी विंग को रिप्रेजेंट करता है, गहरा नीला रंग नवल विंग को रिप्रेजेंट करता है और हल्का नीला रंग जो है वो एयर विंग ऑफ एनसीसी को रिप्रेजेंट करता है। झंडा जो होता है एनसीसी का जो फ्लैग होता है 1954 के अंदर इसे अपनाया गया था, जो इस टाइम पे हमारा एनसीसी का फ्लैग है। और इसके अंदर गोल्डन कलर में एनसीसी लिखा होता है, गोल्डन कलर में यानी कि येलो गोल्डन कलर में एनसीसी लिखा होता है। साथ ही एनसीसी के फ्लैग में 2 डॉट भी बने होते हैं। वे जो 2 डॉट होते हैं वो एनसीसी की जो अकेडमी है, ओटीए है, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, उनको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनसीसी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। एनसीसी दिवस जो है वो नवंबर के चौथे रविवार को हर वर्ष एनसीसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन आ जाता है इंडियन डिफेंस फोर्सेस वाले टॉपिक से। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय सशस्त्र बल है, सशस्त्र बल मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात हो रही है, तो इनके सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो वो होते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति जो कि हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इस समय पर, जिस समय पर मैं वीडियो बना रहा हूं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत देश के पहले नागरिक कौन होते हैं, तो वो भी भारत के राष्ट्रपति होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। तो इंडियन आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। और 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे अगर आपसे पूछा जाए तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को जो है एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। 4 दिसंबर को हम नेवी डे के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं, इंडियन नेवी डे के रूप में मनाते हैं, ये ध्यान रखना। 26 जुलाई को किस रूप में मनाते हैं ये आपको बताना है सभी को कमेंट बॉक्स में। 26 जुलाई को हम किस रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी डे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, रिपब्लिक डे के रूप में। लेकिन अगर आपसे संविधान दिवस पूछा जाता है तो आप कहेंगे जी 26 नवंबर, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस मैंने आपको बताया कि हमारा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए कहां पर स्थित है। आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी। इंडियन मिलिट्री अकेडमी है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर। अगर आपसे ओटीए पूछा जाता है, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, तो एक ओटीए चेन्नई के अंदर, ठीक है, ऑफिसर्स की बात हो रही है यहाँ पे, एक ओटीए गया के अंदर। और एनडीए है खड़गवासला पुणे के अंदर। एनडीए अगर आपसे पूछा जाता है नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ पे है, तो वो है खड़गवासला पुणे में, खड़गवासला पुणे के अंदर एनडीए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए आपकी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी। 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी और संस्थापक थे ए.ओ. हयूम। ए.ओ. हयूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। हु गेव दिस स्लोगन डू और डाई। तो डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था? 1942 के अंदर, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था ना। क्विट इंडिया मूवमेंट से यहाँ पे मतलब है भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब है भारत छोड़ो आंदोलन। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो किस वर्ष हुआ था। इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में पड़ता है। अमृतसर के अंदर ही गोल्डन टेम्पल है जिसको हम हरमंदिर साहिब के नाम से भी जानते हैं, और बाघा बॉर्डर भी अमृतसर में। अमृतसर पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जी का जो संबंध है वो INA से भी माना जाता है, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। हालांकि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो उसका सही जवाब है मोहन सिंह भाकना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी से कनेक्ट करके हमेशा जो आजाद हिंद फौज है उसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1829 के अंदर, 1829 यानी कि 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो प्रतिबंध किसने लगाया था? वो लगाया था, आप ये ऐसे याद रखना, हु वाज द गवर्नर जनरल हु बैंड सती प्रथा। सती प्रथा आएगा यहाँ पे, ठीक है, सती सिस्टम। किसने बैन किया? वो 1829 के अंदर। बैन करना मतलब बेंटिक, तो ऑप्शन ए सही जवाब, विलियम बेंटिक ने बैन कर दिया। ऐसे याद रखेंगे आप, बढ़िया ट्रिक है, भूलेंगे नहीं। विलियम बेंटिक ने बैन कर दिया सती प्रथा को 1829 के अंदर, 1829 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये आपको बताना है भाई। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। बताएंगे सारे के सारे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है जो व्यपगत का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। जल्दी से बताएं भाई कमेंट बॉक्स में सभी के सभी। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं इसका सही जवाब दे पाते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था भाई। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी, जिसका भी करेक्ट आंसर है वो अपने आप को शाबाश बोल सकता है, लॉर्ड डलहौजी। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, वो किसने लिखा है। हु इज द ऑथर ऑफ इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो लिखा है वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। लेकिन अगर नेशनल एंथम पूछा जाता, जो कि है हमारा जनगण मन, नेशनल एंथम अगर पूछा जाता जनगण मन, तो उसका सही जवाब रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध, आपने सुना होगा प्लासी का युद्ध। अब ये तो आपने सुना है कि प्लासी का एक युद्ध होता है, ये भी आपने सुना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, लेकिन प्लासी जो जगह है वो कहाँ पे पड़ती है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। प्लासी का युद्ध जो हुआ, पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ है, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब आपको ये बताना है कि प्लासी जो जगह है वो कहाँ पे पड़ती है। तो वो पड़ती है पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। भारतीय संविधान के मूल प्रारूप के अंदर कितनी अनुसूचियां थी। अनुसूचियों का मतलब क्या होता है, अनुसूचियां होता है यहाँ पर शेड्यूल। जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन था स्टार्टिंग में, उसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अब कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से कौन सा संबंधित है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 के अंदर आते हैं, भाग 3 के अंदर आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स को हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है,
तो आप कहेंगे जी हमने यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने जो फंडामेंटल राइट है उसका कंसेप्ट लिया है। लेकिन अगर कहें कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य का कंसेप्ट हमने कहां से लिया, तो वो यूएसएसआर जिसे हम आज रसिया के नाम से जानते हैं उससे लिया फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन दी 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पे 22 भाषाएं सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची, संविधान की 10वीं अनुसूची जो है 10th शेड्यूल जो है वो किससे संबंधित है? तो 10th शेड्यूल जो है वो दल बदल विरोधी कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ इसको हम बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है भाई 10वीं अनुसूची। धन विधेयक की बात आ जाती है यहाँ पे। धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? मनी बिल। तो मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 में आता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 110 के अंदर क्या आता है? मनी बिल आता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो एक संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय पे, 42वां संविधान संशोधन, जो कि सन 1976 के अंदर हुआ था। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया गया था, इसीलिए इसे मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को जो है वो आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसीलिए हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो 1 रुपए का नोट है उसे कौन जारी करता है? देखो वैसे तो जितने भी नोट है उनके ऊपर अगर आप देखते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो 1 रुपए का नोट है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी नहीं करता, बल्कि वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करती है। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि इस समय पर हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध क्रांति से है, यानी कि दूध के उत्पादन को बढ़ाने से ये संबंधित है। और डॉक्टर यहाँ पर ऑप्शन है आपके वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग और आर.के. षणमुखम। तो आप किन को रिलेट कर पाएंगे ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति से? तो जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं वो है यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति से, व्हाइट रिवॉल्यूशन से। एम.एस. स्वामीनाथन इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति से, ग्रीन रिवॉल्यूशन से इंडिया में, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से अगर पूछा जाता है तो एम.एस. स्वामीनाथन जी, लेकिन अगर व्हाइट रिवॉल्यूशन से पूछा जाता है तो वर्गीस कुरियन जी। अब बात आ जाती है वीबीजी राम जी। वीबीजी राम जी, देखो पहले जो मनरेगा होता था ना, एमजी नरेगा जिसको हम बोलते थे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसका नाम अब वीबीजी राम जी कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया ताकि आप इसको पढ़ें, क्योंकि इससे आने के एग्जाम में चांसेस है। पहली बात तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वीबीजी राम जी होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। दूसरा आपको ये बताना है कि ये कितने दिन की गारंटी देता है। इतना मैं बता देता हूं कि जो पहले था वो 100 दिन की गारंटी होती थी, अब गारंटी को बढ़ा दिया गया है। तो 100 तो इसका आंसर नहीं होगा, तो 100 से ज्यादा ही होगा। अब क्या करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। 200 भी नहीं है, इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ा है। ये 2 ऑप्शन बचे हैं, इनमें से आपको गैस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? तो वो उसके हेडक्वार्टर जो है वो मनीला के अंदर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रिवर आपको पता है गंगा नदी जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, और इसकी जो लेंथ है इंडिया के अंदर वो 25-25 किलोमीटर है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर ये बांग्लादेश के अंदर जाती है भारत से निकलने के बाद, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बांग्लादेश में गंगा नदी जी को किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील, ठीक है।
लेकिन अगर खारे पानी की पूछी जाए तो चिल्का झील है, और चिल्का लेक जो है वो कहाँ पे पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है। वूलर झील पड़ती है कश्मीर में, वूलर कश्मीर में पड़ती है, और चिल्का जो है वो उड़ीसा के अंदर है। सांबर झील कहाँ पे है, ये आप बताना मुझे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान है, और सबसे छोटा एरिया के हिसाब से है गोवा, और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो है यूपी, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यूपी की है, ये याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो हो जाएगा टिहरी डैम, यानी कि टिहरी बांध जो है वो ऊंचे बांध की अगर हम बात करते हैं तो टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बताना है भाई कौन सा है, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेल्टा। तो वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा को हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये जो है वो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर पड़ता है, यानी कि भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर, यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वहां पे जो है सुंदरबन डेल्टा है। इसके अंदर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर पाया जाते हैं, व्हाइट टाइगर्स पाए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको सुंदरबन डेल्टा के अंदर मिलेंगी। मैंग्रोव जो वन होते हैं वो भी आपको सुंदरबन डेल्टा के अंदर मिलेंगे, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये मैंने आपको बताया अभी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी है, ये तटीय राज्य भी है, ये गोवा है। कोशिका की खोज 1665 के अंदर हुई थी, किसने की थी कोशिका की खोज, आपके ऑप्शन है लुईस पास्चर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। तो कोशिका की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक जी ने, ऑप्शन बी सही जवाब है। हृदय के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम, हृदय के अध्ययन को, हृदय के अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। कार्डियक अरेस्ट आ गया, कहते हैं कई बार हृदय से संबंधित कोई दिक्कत हो जाए, हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट भी बोल देते हैं, तो कार्डियोलॉजी होता है, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोला जाता है। प्रकृति में सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे कठोर धातु है ओस्मियम, ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन सा है, परावर्तक का मतलब होता है जो प्रकाश को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, तो दिए गए ऑप्शंस में से सिल्वर जो चांदी है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, यानी कि रिफ्लेक्टर हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र पादप हार्मोन कौन सा है, तो ओनली प्लांट हार्मोन, तो प्लांट हार्मोन हो जाएगा ये एथिलीन, ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे। एथिलीन जो है वो एकमात्र पादप हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था के अंदर पाया जाता है। दूध से दही बनाने के लिए कौन से जीवाणु का यूज होता है, तो देखो लैक्टो वर्ड जहां पे भी आ जाएगा इसका मतलब वहां पे मिल्क की बात हो रही है, ये रूट वर्ड है, आप ध्यान रख लो, बहुत सारी जगह काम आएगा। और जैसे ये पूछे कि दूध के अंदर कौन सा एसिड मिलता है, तो आप कह देंगे जी लैक्टिक एसिड मिलता है। कौन से जीवाणु है जो दूध से दही बनाते हैं, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। दूध की शुद्धता को मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो लैक्टो वर्ड जब भी आएगा आप समझ जाना कि वहां पे किसकी बात हो रही है, मिल्क की बात हो रही है, या फिर मिल्क के जो प्रोडक्ट है उनकी बात हो रही है। ग्रीन मफलर एक तकनीक है, इसका संबंध किस प्रदूषण को नियंत्रण करने से है, ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पे। बड़े ही ध्यान से इस आंसर को आपको करना है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, लेकिन हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए कि वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो वो है परमवीर चक्र। वीरता पुरस्कार अगर पूछा जाए तो परमवीर चक्र, लेकिन अगर नागरिक सम्मान पूछा जाए तो भारत रत्न। आ ही गया, गैलेंट्री अवार्ड भी आ गया बेटा। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी कि गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र है। अब तक कुल 21 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। पहला जो परमवीर चक्र मिला था वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन लागू ये पहले से ही हो गया था, क्योंकि जो परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था वो 1947-48 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था उसके तहत मिला था। ठीक है, रिसेंट के लास्ट में जो सबसे लास्ट परमवीर चक्र मिले हैं वो 1999 की जो लड़ाई थी भारत और पाकिस्तान की,
कारगिल युद्ध जो हुआ था उसके तहत मिले हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा जी उनमें से एक थे जिन्हें की जो रिसेंट जो परमवीर चक्र है वो प्रदान किए गए। 21 परमवीर चक्र टोटल मिल चुके हैं। और परमवीर चक्र का डिजाइन जो है वो सावित्री खानोलकर जी ने बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि परमवीर चक्र का डिजाइन किन्होंने बनाया था, तो सावित्री खानोलकर जी ने बनाया था। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सिनेमा के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। डूरंड कप जो है, डूरंड कप वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए एग्जाम में। और आपको यह बताना है कि जो डूरंड कप होता है वो किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप जो होता है वो हमारा फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इतने क्या कह रहा है। डूरंड कप, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी तो सारे बता देंगे भाई। रणजी ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन 3 हॉकी, या ऑप्शन डी जो है वो टेनिस। तो रणजी ट्रॉफी तो आप सभी को पता है बेटा, रणजी ट्रॉफी हमारी क्रिकेट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आगा खां। आगा खां एक कप होता है वो किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप, आगा खां कप जो है वो हॉकी से संबंधित। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। हॉकी, हॉकी को हम नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया मानते हैं, ऑफिशियल नहीं है लेकिन मानते हैं। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन एनसीसी से रिलेटेड, 5 क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड और 40 क्वेश्चन स्टैटिक जीके यानी कि जीके वाले पोर्शन से रिलेटेड। तो ये था आपका एक्सपेक्टेड पेपर आपके एनसीसी भर्ती एग्जाम के लिए। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।